चैनल एंड एज यू ऑल नो हम डेली एमसीक्यूज करते हैं थ्रू पीआईबी। अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इन द लिंक डिस्क्रिप्शन बिलो। ऑल्सो हम डेली एमसीक्यूज करते हैं थ्रू पीआईबी विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स सच एज आरबीआई, सच एज नाबार्ड, सच एज यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट यू आर टारगेटिंग। नाउ हम ये एमसीक्यूज के फॉर्मेट में करते हैं ताकि आपको ईजिली याद रहे, आपको समझ आए कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ 10th and 11th of July 2025 PIB MCQs without wasting time। and also I would like you to know that हमने नाबार्ड के ARD के सेशन शुरू करे हैं एंड ऑलरेडी लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच इन द प्लेलिस्ट। हम स्कीम्स भी कवर कर रहे हैं, सो प्लीज़ गो एंड वॉच। एंड रिपोर्ट्स जो कि इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी कवर हो रही हैं, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट टू। विद दिस नोट लेट अस बिगिन टुडे विद आवर सेट्स ऑफ MCQs। सो सबसे पहला MCQ है, वेयर वॉज द फर्स्ट annual academic conference on Indian knowledge system was inaugurated। So it is asking पहला एनुअल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस कहाँ इनाग्रेट हुआ है इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर। सो आपको याद रखना है कि ये इनाग्रेट हुआ है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। सो बी इज़ द राइट आंसर। Now the next question asks, what percentage increase has India achieved in installed solar capacity as mentioned by Shri Piyush Goyal। So अभी हमारे recent मिनिस्टर ने recent एक कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि हमने इंडिया में कितना इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में एक परसेंटेज इंक्रीज़ देखा है। सो आई थिंक ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से। एक तो ये श्री पीयूष गोयल जी ने मेंशन किया है, दूसरा है सोलार कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में है। सो आपको ये फिगर याद रखना है, व्हाट परसेंटेज इंडिया ने इंक्रीज़ किया इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में। सो दैट इज़ 4000%। सो 4000% इज़ द राइट आंसर। Now, which village was highlighted as India's first carbon neutral पंचायत। अब उसी स्पीच में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स लिए गए थे जिसको मैंने फैक्ट्स को हटाकर एक MCQ बनाया ताकि आपको पता चले कि आपको कितना याद रखना है, क्या याद रखना है, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन द PIB फॉर योर एग्जाम्स। बिकॉज वी रीड PIB फ्रॉम आर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, हमको एग्ज़ाम निकालना है, दैट इज़ आर मेन गोल। सो कौन से विलेज को हाईलाइट किया था इज इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। सो दैट इज़ पल्ली एंड पल्ली इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। सो पल्ली इज़ द राइट आंसर। एंड अंडर विच स्कीम डज द गवर्नमेंट एम्स टू इक्विप 1 करोड़ हाउस होल्ड्स विद रूफटॉप सोलर पैनल्स। सो ये इसका जो पार्ट है क्वेश्चन का, ये पार्ट UPSC में भी पूछा गया था 2025 के प्रीलिम्स में। सो द क्वेश्चन इज़ आस्किंग कि 1 करोड़ हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर पैनल्स को हमको इक्विप करना है, ये कौन सी गवर्नमेंट स्कीम में बोला गया है और ये PIB में डायरेक्ट दिया गया था। हालांकि हम इस स्कीम को डिटेल स्कीम कवर करेंगे इन आर स्कीम सेक्शंस, बट क्योंकि ये PIB में दिया गया था इतना ही पोर्शन, तो हम उतना भी याद कर लेते हैं। बिकॉज अब बार बार गो थ्रू करोगे अलग अलग पर्सपेक्टिव से तो आपको बेटर याद रहेगा। सो 1 करोड़ हाउस होल्ड विद रूफटॉप सोलर पैनल्स कौन सी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट को ये बताती है कि वो ये एम करिए। सो दैट इज़ PM सूर्य घर योजना। So B is the right answer. India targets of achieving 500 gigawatts of renewable energy capacity by 2030. So this is another an important fact कि इंडिया टारगेट कर रही है कि वो सोलार नहीं बल्कि पूरी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट अचीव कर पाए बाय 2030। Now, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इंडियाज़ पोजिशन इन फिश प्रोडक्शन। तो ये इंडिया की पोजिशन पूछ रहा है फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड कि इंडिया का फिश में क्या रोल है, क्या पोजिशन है। सो इंडिया रैंक सेकेंड इन फिश प्रोडक्शन ग्लोबली। बी इज़ द राइट आंसर। आपको बताना है कि इनलैंड फिशरीज़ में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है और इंडियाज़ इनलैंड फिशरीज़ में कंट्रीब्यूशन कितना है, क्योंकि ये भी दिया गया था और ये मैंने अभी इसलिए नोट नहीं किया ना, थॉट ऑफ आस्किंग बिकॉज ये हम हमारी PYQ हमारी प्रीवियस स्लाइड्स में कवर कर चुके हैं। सो आई वांट यू टू रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर देन वेल एंड गुड, प्लीज़ कमेंट ऑन इट। Now, where was the National Fish Farmers Day 2025 celebrated? So 10th of July is celebrated as National Fish Farmers Day और हमने हमारी 9th जुलाई की PIB में देखा था कि
किन दो साइंटिस्ट के ऊपर ये फ़िश फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, और हमने ये भी देखा था कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, उन्होंने ऐसी क्या टेक्निक दी थी जिसकी वजह से नेशनल फ़िश फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। अब हम देख रहे हैं कि फ़िश फार्मर्स डे सेलिब्रेट कहाँ किया गया है। सो इस ईयर का जो नेशनल फ़िश फार्मर्स डे 2025 है, इट वॉज सेलिब्रेटेड इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। सो बी इज़ द राइट आंसर। बट व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दिस फैक्ट, जो हम ऑलरेडी 9 जुलाई की PIB में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच 9 जुलाई PIB सेशंस। Now, another important question that asks, what is the government target of gross enrollment ratio in higher education by 2035? So, it is asking government का क्या target है gross enrollment ratio में in higher education में by the year 2035. सो हायर एजुकेशन में जो गवर्नमेंट का टारगेट है इनरोलमेंट का, वो है 50%। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि जो हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट हो 2035 तक, वो एटलीस्ट 50% हो जाए। सो आपको 50% याद रखना है, 50%। नाउ, विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स साइंड एन MOU विद टाटा मोटर्स लिमिटेड? अब ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर जिसने एक MOU साइन किया है विद टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो आंसर ऑफ कोर्स इज नेस्ट, और इसकी डिटेल्स हम देखेंगे व्हाट इट इज़। बट अब अभी आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि नेस्ट प्लस टाटा मोटर्स ने MOU साइन किया, नेस्ट प्लस टाटा मोटर्स। अब क्या MOU साइन किया, वील अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? नेस्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। सो नेस्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था 2019 में। इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, और इसको बनाया गया था ताकि ये इम्प्लीमेंट कर पाए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्कीम अक्रॉस इंडिया, और ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए टू ट्राइबल चिल्ड्रंस विद एम्फेसिस ऑन देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट, राइट। तो इसलिए नेस्ट को क्रिएट किया गया था। अब नेस्ट ने टाटा मोटर्स के साथ MOU साइन किया है। किसके लिए साइन किया? ट्राइबल स्टूडेंट्स के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए साइन किया है। सो नेस्ट ने MOU किसके साथ साइन किया है? टाटा मोटर्स के साथ साइन किया, या टाटा मोटर्स ने किसके साथ MOU साइन किया? नेस्ट के साथ साइन किया। सो बोथ फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। नेस्ट प्लस टाटा मोटर्स। नाउ, वॉट डज तलाश स्टैंड्स फॉर? अब ये जो PIB में ये न्यूज़ दी रहती है, तलाश और ये नेस्ट, ये टाइप की न्यूज़, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इनके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये अक्सर एग्जाम्स में डायरेक्ट फुल फॉर्म आ जाते हैं। So Talash stands for Tribal Aptitude, Life Skills and Self-Esteem Hub. So B is the right answer. Tribal Aptitude, Life Skills and Self-Esteem Hub. Which organization has partnered with Nest to launch तलाश? अब नेस्ट अभी हमने पढ़ा था कि नेस्ट एंड टाटा मोटर्स ने एक MOU साइन किया है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें लिखा है कि नेस्ट के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है ताकि वो तलाश को लॉन्च कर सके। एंड तलाश इज़ व्हाट? तलाश इज़ ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। तो ये पार्टनरशिप की है यूनिसेफ इंडिया ने। सो यूनिसेफ इंडिया प्लस नेस्ट हैव लॉन्च तलाश। तलाश स्टैंड्स फॉर ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब्स, एंड नेस्ट ऑल्सो साइन एन MOU विथ टाटा मोटर्स। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेस्ट प्लस यूनिसेफ इंडिया ने लॉन्च किया तलाश, एंड तलाश का फुल फॉर्म। नेस्ट प्लस टाटा मोटर्स ने एक MOU साइन किया है, एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ नेस्ट and Talash. Right, I hope I'm clear on this. Now let's move on to next question, that is about SMILE scheme. So SMILE scheme, if you have read some schemes, so you will understand. Also I'll give you some details on the SMILE scheme, but for now we'll discuss what does SMILE stands for. So SMILE का full form, ऐसी schemes की full form बहुत important होते हैं। तो SMILE का full form है support for marginalized individuals for livelihood and enterprise। ये आपको याद रखना है। SMILE stands for support for marginalized individuals for livelihood and enterprises। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है 2022 में।
ये क्या करती है, ये कॉम्प्रिहेंसिवली रिहैबिलिटेट, सपोर्ट और एम्पावर करती है ट्रांसजेंडर पर्सन्स को। जो लोग बैगिंग में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को वो सपोर्ट करती है। और गरिमा गृह को स्टैब्लिश करती है, सेटअप करती है। ये 100% सेंट्रली सेक्टर है, यानी कि 100% कंट्रीब्यूशन सेंटर देगा। और इसमें एक नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स भी बनाया जा रहा है। सो स्माइल स्कीम के बारे में हमने समझा। स्माइल स्टैंड्स फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस, एंड इसको बनाया गया था ताकि ये सपोर्ट कर पाए ट्रांसजेंडर पर्सन्स को एंड द पीपल हु आर इंगेज्ड इन बैगिंग, एंड इट इज़ 100% सेंट्रली सेक्टर एंड गरिमा गृहs आर ऑल्सो बीइंग सेटअप। और इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब लॉन्च हुई थी, 2022 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। सो इस अवार्ड के बारे में हम समझेंगे, पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो अवार्ड है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है। सो इट इज़ गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नाउ लेट अस रीड द डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज़ द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो ये इंडिया का हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स अवार्ड है। तो आपको ये याद रखना है कि तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड क्या है, इंडिया का हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट अवार्ड है ना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स देती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये जो अवार्ड है वो तेंजिंग नॉर्गे के नाम के ऊपर रखा गया है, हु वॉज द फेमस माउंटेनियर हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1953 विद एडमंड हिलेरी। सो तेंजिंग नॉर्गे कौन है। तेंजिंग नॉर्गे एक फेमस माउंटेनियर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था इन द ईयर 1953 विद एडमंड हिलेरी। तो ये इंडिया का हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स अवार्ड है जो उनके नाम पे रखा गया है। यूजुअली जब ये अवार्ड दिया जाता है तो 4 अवार्ड्स दिए जाते हैं। एक लैंड एडवेंचर के लिए, जैसे कि ट्रैकिंग हो गई, माउंटेनियरिंग हो गई, या वाटर एडवेंचर के लिए सेलिंग, रिवर राफ्टिंग। देन एयर एडवेंचर यानी कि स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, या लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया बहुत सालों तक के लिए। सो यू अंडरस्टूड हमने क्या क्या पढ़ा। लेट मी रिवाइज। हमने पढ़ा तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड, ये इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्ट्स एडवेंचर अवार्ड है, एंड इसको दिया जाता है तेंजिंग नॉर्गे के नाम पर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था 1953 में विद एडमंड हिलेरी। एंड इसके साथ 4 अवार्ड्स दिए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये अवार्ड को प्रेजेंट करती है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन कंडक्टेड बाय DRI इन जुलाई 2025। सो एक एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन करा गया है, DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इसे कैरी किया है। सो ये ऑपरेशन का नाम क्या है। द ऑपरेशन नेम इज़ ऑपरेशन फायर टेल। सो DRI ने एक स्मगलिंग रोकी है। स्मगलर्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा मेट्रिक टन चाइनीज़ फायरवर्क्स को इलीगली इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे थे किसी और बहाने से, और फिर उसको रोक लिया गया। ये फायरवर्क्स करीबन 35 करोड़ रुपए के थे। तो इन फायरवर्क्स को रोक लिया गया एंड इसमें ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया गया। सो आपको ऑपरेशन का नाम याद रखना है। तो ऑपरेशन इज ऑपरेशन फायर ट्रेल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ अंडर विच इनिशिएटिव वॉज इंडियाज़ ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च्ड। तो इंडिया की ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया है किस इनिशिएटिव के अंदर। द इनिशिएटिव नेम इज़ PM E-Drive। तो आपको ये याद रखना है, इंडिया का एक ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया है अंडर PM E-Drive स्कीम। दैट्स इट वॉट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ what is the theme of Semicon India 2025? So the Semicon stands for semiconductors. तो सेमीकंडक्टर्स के लिए एक समिट हुई है जो दिल्ली में होने वाली है, एक्चुअली हुई नहीं है, होने वाली है। एंड इसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व रहेगी, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मीठी इंडस्ट्री वुड बी इन्वॉल्व। तो इस जो समिट होगी, जो कॉन्फ्रेंस होगा, उसका थीम क्या होगा, उसका थीम होगा बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। सो द थीम हैज़ टू बी रिमेंबर, द थीम इज़ इम्पॉर्टेंट। So the Semicon India theme would be building the next semiconductor powerhouse. So this is the right answer. Now, the Maratha military landscapes of India were inscribed as India's which number World Heritage Site? So अभी मराठा military landscapes को इंडिया का World Heritage Site घोषित कर दिया गया है, and that's very important news. In fact, for UPSC it's very important news. For NABARD RBI exam this is very important news
कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को इंस्क्राइब कर दिया गया एज इंडियाज़ 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसकी इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। इंडियाज़ 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट द 47 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी पेरिस, इसको कर दिया गया है रिकॉग्नाइज। यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो कमेटी हुई है वो 44th सेशन हुआ था, उसमें 47th हुआ था, जिसमें कि 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की चूज़ कर ली गई है। सो 47 एंड 44 दोनों ही आपको नाम याद रखने, नंबर्स याद रखने हैं। लेट मी रिपीट फॉर यू वंस अगेन। इंडिया की 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया एट द 47 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी। नाउ जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं वो क्या हैं? वो मराठाओं के मिलिट्री लैंडस्केप्स थे जो हमारे मराठा रिजीम में हुआ करते थे। इसकी लोकेशन महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बताई गई है जो रिकॉग्नाइज हुआ है। सो तमिलनाडु का सिर्फ एक ही है जिंजी फोर्ट, ये आपको याद रखना है कि क्योंकि तमिलनाडु का सिर्फ एक ही है। बाकी सारे फोर्ट्स जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं। सालहेर, शिवनेरी, लोहगाड़, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, खांडेरी, स्वर्णदुर्ग, पन्हाल, विजयदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग। सो सारे फोर्ट्स जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं। सिर्फ एक ही फोर्ट है वो तमिलनाडु का है, दैट इज़ जिंजी फोर्ट। नाउ दीज आर सम फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। Now India ranks 6th globally for number of World Heritage Sites and India ranks second in Asia Pacific। तो जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें इंडिया 6th रैंक करती है विथ 44 साइट्स, क्योंकि 44 साइट बन गई है, एंड सेकेंड रैंक करती है इन एशिया पैसिफिक। अब इसमें फर्स्ट कौन है, दिस यू हैव टू टेल मी। एंड इसका प्रीवियस एडिशन जो लास्ट हमने ऐड किया था दैट इज़ मोइदाम्स ऑफ चिरादियो इन असम इन 2023। And on behalf of Government of India, Archaeological Survey of India is the nodal agency of all World Heritage related matters in the country. So Archaeological Survey of India ये सब दिखता है। I hope it is clear, and yes, that's it for the day. I hope you understood the session. Thank you for watching. Stay tuned for ARD lectures. ARD lectures are ongoing, and please comment if you like those sessions, and please comment on the sessions also if you're liking these sessions, if they're of any help and if they're helping you in your preparations. And I'm also thinking to bring some other initiatives, some other things. Please also share if you want us to bring something else and video on something else. Thank you for watching. Stay tuned, like, share and subscribe the channel.